नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरूप साहू, जो बच्चों से जुड़ी बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुरूप, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहू, जिस तरीके से आज कल जो सर्दियों का मौसम है वो शुरू हो गया है और इस समय बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है सर्दियों की वजह से। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इससे बचा जाए, बच्चों को किस तरीके से सर्दियों से बचा के रखें। बच्चों में टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियमन बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली नवजात शिशुओं में। जितना छोटा बच्चा रहेगा, जितना कम वजन का बच्चा रहेगा, लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, VLBW, वेरी लो बर्थ वेट, तो उनमें जो है समस्याएं होती हैं। तो तापमान नियमन अति आवश्यक पैरामीटर होता है। तापमान कम होने से, हाइपोथर्मिया होने से जान जाने का डर रहता है। जो वयस्क व्यक्तियों को, हम बड़ों को जितना टेम्परेचर जो थोड़ा सा अनइजी लगता है, थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, उतना नवजात शिशुओं की सामान्य अवस्था होती है। तो तापमान नियमन पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। रूम को गर्म रखना है, जरूरत पड़ेगा तो रूम वार्मर यूज करना है और ठंड से बचाव करना है, कंगारू मदर केयर करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, रेगुलर खान पान पे ध्यान देना है, पानी गुनगुना पिलाने से अच्छा रहता है। जी, इसके अलावा सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चों को अपनी चपेट में ले सकती हैं? बीमारियों के बारे में भी थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, और निमोनिया है, सांस की तकलीफ है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, और एलर्जिक कंडीशन जो होते हैं, एटोपिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन, जिसे फेफड़े पे, साइनस पे और सांस लेने पे इफेक्ट होते हैं, इन पे भी अधिक प्रभाव होता है। इसके अलावा इन बीमारियों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अगर कफ, कोल्ड एंड फ्लू की ही हम बात करें तो क्या इसके शुरुआती लक्षण बच्चों में देखने को मिल सकते हैं? कैसे माँ बाप पता लगाएं कि बच्चों को कि इस तरीके के जो लक्षण है अगर बच्चों में हो रहे हैं तो उनको इस तरीके की जो बीमारी है या फिर कॉमन फ्लू एंड कोल्ड है उनको हो रहा है? सर्दी, नाक से पानी आना, राइनोडिया और खांसी, बुखार, कभी कभी सिर दर्द, और जब ये कंडीशन जो है फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सांस की दर बढ़ जाती है, फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस की दर बढ़ जाती है, और चेस्ट रिट्रैक्शन, छाती का धंसना। तो सांस का बढ़ना और छाती का धंसना दो बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो सभी परिवारजनों को, सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। अगर सांस की दर नवजात शिशुओं में एक महीने की उम्र तक से अगर 60 से ऊपर है तो सिग्निफिकेंट होता है। 1 महीना से लेकर के 1 साल तक से अगर 50 से ऊपर सांस की दर है प्रति मिनट तो वो सिग्निफिकेंट होता है, और 1 साल से 5 साल में अगर 40 से ऊपर होता है सांस की दर तो वो फास्ट ब्रीदिंग कहलाता है, और 5 साल से ऊपर में 30 से ऊपर जो अगर आता है रेस्टिंग कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट, उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं, फास्ट ब्रीदिंग मानते हैं। उसके अलावा छाती का धंसना, छाती का धंसना 2 प्रकार का होता है। तो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होता है, जो अपने होता है ना पसली में दो हड्डियां होती है, उस बीच में एरिया गैप होता है, तो उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। इंटरकोस्टल स्पेस का रिसेशन, अंदर धंसना, और दूसरा होता है सब कोस्टल, जो आपका पसली का जो एरिया होता है ना, कोस्टल मार्जिन, उसके बाद पेट शुरू होता है तो उसका धंसना। तो दोनों सिग्निफिकेंट होता है, बट इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन जो होता है, छाती के बीच का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो धंसता है, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। वो बहुत निमोनिया को डिनोट करता है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को डिनोट करता है। निमोनिया, दमा के अलावा ब्रोंकियोलाइटिस जो होता है जन्म से लेकर के विशेषकर के 6 महीने के बच्चों तक और 2 वर्ष के बच्चों तक भी ब्रोंकियोलाइटिस होने का डर रहता है। ब्रोंकियोलाइटिस का प्रेजेंटेशन जो है निमोनिया, दमा का मिक्स स्वरूप होता है, उसमें क्रेपिटेशन मिलता है और बीजिंग मिलता है, रोंकाई मिलता है। जी डॉक्टर साहब, नवजात बच्चों की ही हम बात कर लें। अगर सर्दियों में अगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस समय बच्चे के जो पेरेंट्स हैं कैसे उन बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि इस समय हम ये भी देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कई बार गलत ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को हो जाती है तो उनकी जान जाने का जो खतरा है वो भी बना रहता है। कैसे माएँ इस बात का ध्यान रखें उसके बारे में भी बताइए।
शासन, शासकीय संस्थान और प्राइवेट संस्थान दोनों मिलकर के समेकित प्रयास करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, बच्चों का जो जन्म है वो इंस्टीट्यूशन में हो, अस्पताल में हो, चाहे तो बेस्ट हो, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट में हो। तो उससे क्या होता है कि नवजात शिशुओं को तुरंत जो है ओवरहेड वार्मर में रखते हैं। प्री वार्म्ड सरफेस होता है, प्री क्लॉथ्स होता है, तो प्री वार्म्ड ओवरहेड वार्मर में रखते हैं तुरंत, मतलब जन्म के तुरंत बाद, विदिन जैसे ही बच्चा बाहर आया गर्म कपड़े में रखना है, प्री वार्म्ड सरफेस रहता है, ओवरहेड वार्मर रहता है। फिर अगर बच्चा एकदम अच्छा है तो उसको माँ के पास देते हैं पूरा व्यवस्थित करके। जी, इसके अलावा प्रीमेच्योर बर्थ अगर बच्चे की हो रही है तो किस तरीके से उसका ख्याल रखा जाए डॉक्टर साहब? साथ ही साथ क्या उस समय उस बच्चे का विशेष ध्यान रखा जा सकता है? क्या उस समय बच्चे को बीमारियां चपेट में ले सकती हैं? क्या संभावना इस समय ज्यादा होती हैं बीमारियों को चपेट में लेने की? प्रीमेच्योर बच्चों की समस्या है। प्रीमेच्योर में 2-3 प्रकार के आते हैं। एक तो होता है कोई भी बच्चों नवजात शिशु का वजन, जिसका वजन 2500 2500 ग्राम से कम होता है, इवन 2499 को भी प्रीमेच्योर मानते हैं, एलबीडब्ल्यू मानते हैं, लो बर्थ वेट है ना। लो बर्थ वेट में 3 क्राइटेरिया होता है। तो एलबीडब्ल्यू हो गया, 2500 से कम हुआ। फिर वीएलबीडब्ल्यू, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, 1500 ग्राम से कम। फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जो 1000 ग्राम से कम होता है। तो जितना कम वजन रहेगा उनकी गंभीरता, सीवियरिटी बहुत अधिक होती है। फेफड़े का डेवलपमेंट जो होता है गेस्टेशनल एज पे ही निर्भर करता है। जो प्रीमेच्योर जो बोलते हैं ना, या फुल टर्म बोलते हैं, टर्म का मतलब होता है कंप्लीटेड 37 वीक, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका पहला दिन से लेकर के कंप्लीटेड 37 वीक, 37 वीक कंप्लीट होने से कंप्लीटेड 42 वीक्स, 37 वीक से 42 वीक कंप्लीट का पीरियड जो कंप्लीट हो जा रहता है उसको फुल टर्म बोलते हैं। और जो बच्चे जो 37 वीक से पहले जन्म लेते हैं, इवन 36 वीक और 6 दिन का, उसको भी प्री टर्म बोलते हैं या प्रीमेच्योर बोलते हैं। जी, इसके अलावा तो इनकी समस्या मेच्योरिटी से मोस्टली जो होता है शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं। पर नवजात शिशुओं में जीवन की शुरुआत के साथ में ट्रांजिशन जो होता है बर्थ के बाद में, इंट्रायूटेराइन जो मां के गर्भ में जब बच्चा रहता है और जन्म के बाद ट्रांजिशन जो होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेफड़ा का सही तरीके से काम करना। क्योंकि जन्म से पहले जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो फेफड़ा जो है डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, फेफड़ा अपना काम नहीं करता, हार्ट काम करता है। हार्ट 22 दिन से काम करना होता है। जन्म के तुरंत बाद जैसे नाल को अपन क्लैंप करते हैं और बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण जो है अम्बिलिकल कार्ड से मिलना बंद होता है, उसके बाद में तुरंत जो है बच्चा जो है तुरंत उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जन्म के बाद का 1 मिनट जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। क्योंकि अगर उस समय श्वसन स्टार्ट नहीं हुआ, रेस्पिरेटरी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, फेफड़ा काम करना शुरू नहीं हुआ, तो ब्रेन में और दूसरे अदर वाइटल ऑर्गन में परमानेंट डैमेज होता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज या अदर पार्ट में डैमेज होता है, जो बाद में रिकवर होने के बाद भी परमानेंट कंप्लीट रिकवरी नहीं होता है। तो इनके लिए पूरी संस्थान में डिलीवरी करने से होता है कि पूरी व्यवस्था रहता है और तुरंत अपने को रिससिटेट करना पड़ता है, इंटूबेट करना पड़ता है, जरूरत पड़ने पे कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ता है और कृत्रिम रेस्पिरेशन देना पड़ता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ता है, फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब और बैक वेंटिलेशन देना पड़ता है और जरूरत पड़ने पे सीपेप या वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जी, तो पूर्ण रूप से तैयारी रखना पड़ता है जहाँ पे डिलीवरी होता है वहां पर और नवजात शिशु कक्ष में। जी, इसके अलावा अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, बर्थ के कितने समय बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है? और कई बार ये भी समस्या देखने को मिली है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, तो उस समय क्या कौन सी और ज्यादा यहाँ पर संभावनाएं उत्पन्न यहाँ पर हो जाती हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही बहुत ज्यादा जरूरी होती है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि पहला दूध ही माँ का बहुत ज्यादा जरूरी बच्चे के लिए होता है। आपको साभार धन्यवाद, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेस्ट फीडिंग इसेंशियल कंपोनेंट होता है नवजात शिशुओं के पालन पोषण में, और नॉर्मल डिलीवरी रहे, बच्चा एकदम अच्छा हो तो आधे घंटे के भीतर, विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना पड़ता है। और सीजरियन डिलीवरी हो, LSCS डिलीवरी हो या कॉम्प्लीट डिलीवरी हो तो 4 घंटे में स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसेंशियल पार्ट होता है। पहले 3-4 दिन जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो गाढ़ा पीला
दूध होता है जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं ना, कोलोस्ट्रम जो है जीवन के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इसेंशियल होता है। कोलोस्ट्रम में रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, IgA होता है, बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन होता है। आमतौर पे देखा जाता है कि दूध नहीं हो रहा है बोल के बाहरी दूध पिला देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हाँ, मतलब जन्म के बाद हर समय नवजात शिशु को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, चाहे कम मात्रा में हो। हर 1.5 घंटा 2 घंटा में माँ का दूध पिलाते रहने से माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है और माँ का मिल्क सिक्रीशन बढ़ता है। अगर पिलाना छोड़ देंगे, बाहरी दूध देना पूर्णतः गलत है। तो माँ का दूध देना चाहिए, इवन बाहरी दूध नहीं देना चाहिए। और बहुत लोग चाहे ग्लूकोज पाउडर या शक्कर पानी देते हैं, ये सब भी गलत है। मतलब केवल माँ का दूध ही देना रहता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आधे घंटे में स्टार्ट करना है, और LSCA सीजेरियन डिलीवरी हो तो 4 घंटे में स्टार्ट करना रहता है, ताकि 4 घंटे में माँ के जो ब्लड में जो एनेस्थेटिक मेडिसिन रहता है उसका असर कम हो जाए और बच्चे के लिए हानि ना हो। अगर किसी केसेस में डॉक्टर साहब, अगर माँ का दूध ना बच्चे तक पहुंच पाए, बच्चा अगर ना माँ का दूध पी पाए, तो क्या अगर बाहर का दूध या फिर कई बार ये भी कोई बाहर के प्रोडक्ट्स जैसे आते हैं जो पाउडर दूध जिसे हम कहते हैं, पाउडर मिल्क जो आ रहा है, अगर उस केसेस में बच्चे को वो दिया जाता है तो क्या वो हानिकारक हो सकता है, या बच्चे के लिए क्या वो लाभदायक है? अगर माँ की कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्ट करने लायक नहीं है तो EBM देते हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। मतलब घर के और महिलाएं या हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं या स्टाफ होते हैं, वो माँ के दूध को निकाल कर कटोरी चम्मच से पिलाए, वो बेस्ट रहता है। फिर भी अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो फार्मूला मिल्क आते हैं। प्री टर्म के लिए अलग आता है, लो बर्थ वेट के लिए अलग आता है, और फुल टर्म के लिए अलग आता है। तो उसके हिसाब से देते हैं। वो मजबूरी का दूध होता है, पर उसमें नुकसान नहीं होता है। दूध तो जीवन के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ब्रेस्ट मिल्क हो पाए डायरेक्ट पिलाना बेस्ट होता है। अगर नहीं संभव हो तो उसको एक्सप्रेस्ड EBM देते हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। उसको एक्सप्रेस करके कटोरी चम्मच से पिलाएंगे। नहीं पी पा रहा है तो उसको नली से पिलाते हैं, पाइप से। ठीक है डॉक्टर साहब, निमोनिया की शिकायत भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, नवजात जो बच्चे होते हैं उन केसेस में, तो कैसे बच्चों को बचाया जा सके इससे? क्योंकि निमोनिया अगर बच्चों को हो रहा है और उस केसेस में अगर बच्चों की मौत हो जा रही है तो जाहिर सी बात है एक गहरा धक्का जो है माँ बाप के लिए लगता है। तो कैसे इस केसेस में बच्चों को बचा के रखे निमोनिया से? वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में अंडर 5 मॉर्टिलिटी, मतलब जन्म से 5 वर्ष तक होने वाले मौतों का जो आंकड़ा है पूरे वर्ल्ड में, यार भारतवर्ष का नहीं बोल रहा हूं मैं, उसमें ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है डेथ। जैसे बड़ों में बोलते हैं ना, हार्ट का प्रॉब्लम अधिक सुनाई पड़ता है सबको, है ना, सब लोग जानते हैं हार्ट अटैक आया बोलते हैं। जो 5 साल से कम बच्चे हो तो उसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है, कॉज ऑफ डेथ जो होता है, वो रेस्पिरेटरी फंक्शन में रेस्पिरेटरी फेलियर जाना, मैंने फेफड़ा का काम कर, उसमें निमोनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। इवन न्यूबॉर्न्स में, जो जन्म से 28 दिन के बच्चे न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनमें भी निमोनिया का प्रभाव बहुत गंभीर होता है। और बाद में भी निमोनिया में फेफड़ों में संक्रमण होता है। फेफड़ों में जो सामान्य रूप से हवा रहना चाहिए, जहाँ पे और नॉर्मल टिश्यू रहता है, उसमें पानी भर जाता है। निमोनिया मतलब है कंसोलिडेशन, मतलब जहाँ पे एयर होता है, हवा होता है, उसमें पानी भर जाना, मतलब इन्फेक्टिव पार्टिकल रहेंगे या कि सिक्रीशन रहेंगे। तो जहाँ हवा होना चाहिए वह पानी हो जाता है, तो वो वाला फेफड़ा का भाग काम करना बंद हो जाता है। अगर इसका इन्वॉल्वमेंट दोनों फेफड़ा में हो जाता है, 70-80% हो जाता है, तो जान जाने का डर रहता है। उस कंडीशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है, वाइटल्स मेंटेन करना है, IV फ्लूइड्स देना है, प्रॉपर नेबुलाइजेशन करना है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देना है आवश्यकता अनुसार। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ता है, जैसे अपन ने कोविड में बहुत सुना होगा ना, स्टेरॉइड का यूज, है ना? बिल्कुल, स्टेरॉइड कोविड में बहुत यूज किया। कोविड में जैसे इन जनरल रूल होता है कि 94 के नीचे, 90 और 94 के सेंटीग्रेड के बीच में फिजिशियन या क्लिनिशियन या पीडियाट्रिशियन अपने विवेक के अनुसार, मरीज कंडीशन के अनुसार स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं। तो छोटे बच्चों में होने वाले निमोनिया में अगर सेचुरेशन जो है फॉल होने लगता है, 90 से कम होता है, तो हम स्टेरॉइड भी देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं, इनहेलेशनल देते हैं, या ओरल भी देते हैं। तो वो भी महत्वपूर्ण होता है। पर मेन थेरेपी होता है ऑक्सीजनेशन, IV फ्लूइड्स,
एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स और रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स। जी क्या डॉक्टर साहब 2 से 3 महीने बच्चों को अगर निमोनिया हो रहा है, अगर उनकी छाती जाम जैसी समस्या अगर उनमें हो रही है, तो क्या उनको स्टीम दी जा सकती है? क्या उनको स्टीम दी जाती है हॉस्पिटल्स में? नेबुलाइजर मशीन में नेबुलाइज किया जाता है। नेबुलाइजर मशीन नेबुलाइज, स्टीम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। नेबुलाइजेशन मशीन में नेबुलाइजर सॉल्यूशन होता है, जैसे कि प्लेन लीवोसाल्बुटामॉल होता है, साल्बुटामॉल होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है और स्ट्रैडल इनहेलेशन थेरेपी होता है, तो उनको दिया जाता है। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर हम थोड़ी एज ग्रुप से आगे बढ़े, नवजात बच्चों से बढ़ के अगर हम थोड़ी सी एज ग्रुप की और आगे बढ़े, जैसे 2-3 साल के बच्चों की अगर हम बात करें या उस एज ग्रुप से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो परेशानी उन बच्चों की भी होती है जो बाहर खेलने के लिए बाहर जाते हैं बच्चे इन सर्दी के मौसम में। जाहिर सी बात है, सर्दी का मौसम है, सर्दी बारिश का मौसम हो और सांस की तकलीफ होती है तो परेशानी होने का खतरा रहता है। बिल्कुल। उस कंडीशन में धूल, धुआं, परफ्यूम, जो भी एटोपिक होते हैं या सेंसिटिव बच्चे होते हैं जिनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है या कि सांस की तकलीफ होती है, धूल, धुआं, परफ्यूम, पाउडर, ठंडा। अरे यार गुड़िया, बेटा को फोन नहीं करने बोलो। तो दोबारा संपर्क करेंगे, लगता है तकनीक की खामी की वजह से यहाँ पर संपर्क थोड़ा टूट गया है। तो बच्चों की हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बच्चों को एक तो ठंड से बचाना है, दूसरी तरफ उनकी हाइजीन भी मेंटेन करके रखनी है। ये भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पेरेंट्स के सामने उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ बच्चे हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं और पेरेंट्स भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स के सामने ये बड़ी चुनौती हो जाती है। दूसरी तरफ कोविड का समय है और इसीलिए यहाँ पर चूंकि अब केसेस भी लगातार बढ़ते शुरू हो रहे हैं और ऐसे केसेस में लगातार मास्क भी लगाकर रखना है और दूसरी तरफ ठंड से भी अपने बच्चों को यहाँ पर बचा के रखना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बच्चे बाहर खेलने के लिए अगर जा रहे हैं, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को यहाँ पर गाइड करें और कैसे बच्चों का ध्यान रखें पेरेंट्स अगर बच्चे बाहर खेलने के लिए पार्क में जा रहे हैं? तो मौसम को देख करके, जैसे अभी ठंडक बढ़ते जा रही है पूरे भारतवर्ष में, तो एकदम ठंडक स्टेज में तो जब धूप निकले वाले समय होता है उस समय भेजना है। और धूल, धुआं ये वाले जगह पे ना जाए जहाँ पे पोलन ग्रेन्स हो, फूलों के परागकण होते हैं, वो भी सेंसिटिव होते हैं बच्चे, उससे भी दूरी बना के रखेंगे। और डे टाइम में खेलेंगे जब धूप रहता है, तो एकदम अर्ली मॉर्निंग जब एकदम ओस रहता है, ठंडक रहता है, उस समय ना जाए। और अंधेरा होने के बाद, शाम होने के बाद भी ठंडक बढ़ती है, ड्राप होता है, उसमें भी ना जाए तो बेहतर रहेगा। जी, इसके अलावा खाने का किस तरीके से ध्यान रखा जाए डॉक्टर साहब? डाइट में क्या इस्तेमाल किया जाए बच्चों के लिए? क्या उनको बना के घरों में खिलाया जाए जिसके जरिए उनकी जो सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़े? हाँ, उसमें ये है बैलेंस डाइट देना, संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो 3 मुख्य अवयव होता है वो रहे। उसके अलावा जो मिनरल्स है, विटामिन है, अलग से विटामिन देने की जरूरत नहीं। भोजन में जो फल, सब्जी और भोजन में जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वही इसेंशियल होते हैं। अलग से विटामिन का सप्लीमेंटेशन जरूरत नहीं पड़ती है। तो बैलेंस डाइट जो संतुलित आहार होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अपने सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, होममेड, घर में बना, सामाजिक रूप से, पारिवारिक दृष्टिकोण से कल्चरली एक्सेप्टेड, जो वेज है वो वेज खिलाएं और नॉन वेज वाले नॉन वेज खिलाएं, दोनों खिलाएं। कोई ऐसा नहीं होता है कि वेजिटेरियन में कुछ कमी है या नॉन वेज में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो घर के हिसाब से जो बैलेंस डाइट होता है वो दीजिएगा। उसके अलावा जो मौसमी फल है जो घर में होते हैं, पपीता हुआ है और अमरूद हुआ है, आम वगैरह होता है, जो होता है अलग अलग मौसम में जो मौसमी फल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब्जी भाजी का प्रयोग भी विशेष रूप से करें, साथ में दाल, चावल, रोटी का प्रयोग करें, ये सफिशिएंट होता है। एक्स्ट्रा डाइट में बाहरी विटामिन सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। भोजन से ये पूरे हो तो सबसे अच्छे रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों के रूम में ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं या रूम हीटर लगा देते हैं। क्या ये लंबे समय तक अगर इनको चला के रखा जाए तो क्या ये बच्चों की सेहत पर असर डालते हैं? हाँ, अगर पूरा कमरा अगर पैक है
बाहर से हवा का ट्रांसमिशन नहीं है, आवाजाही नहीं है, तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिस्क थोड़ा बहुत रहता है उसमें। पर फिर भी ब्लोअर यूज करते हैं तो पूरी रात नहीं यूज करना है, ठंडक जिस समय चालू करे फिर उसको बंद कर दे, लगातार करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ओवरहीट होने का भी रिस्क रहता है। जी, कितना ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर हीटर, जो रूम हीटर है वो डाल सकते हैं, ब्लोअर जो है वो डाल सकते हैं डॉक्टर साहब, और क्या इससे कोई गंभीर बीमारी जो है वो बन सकती है? बच्चों के मानसिक जो संतुलन है, क्या इससे खराब हो सकता है? उससे एक तो होता है हाइपरथर्मिया होने का डर रहता है। हाइपरथर्मिया शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। जैसे हाइपोथर्मिया बहुत खतरनाक होता है, शरीर का तापमान घटना, वैसे ही शरीर का तापमान बढ़ना भी खतरनाक होता है और नुकसानदायक होता है। तो एक नॉर्मल न्यूट्रल थर्मो इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, मतलब जो एकदम गर्म ना रहे, एकदम ठंडा भी नहीं रहे, पूरी रात भर चलाना उचित नहीं है। जी, डॉक्टर साहब, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप पेरेंट्स से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर्दी के मौसम में, कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से ध्यान रखें? अपने नौनिहालों को ठंड से बचाव करें, अच्छे से कवर करके रखें, गर्म कपड़े का उपयोग करें, गीले कपड़ों को हटाना है। विशेष करके जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, या 2 साल से कम होते हैं, या 3 साल से कम मानिएगा, जो बच्चे अपना केयर खुद नहीं कर सकते, उनका कपड़ा बदलना पड़ता है, तो गीले कपड़े मत सोए। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है रात में सोए रहते हैं या ओढ़े रहते हैं, उस कपड़े को हटा देते हैं, है ना, तो वो न करें, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो गर्म कपड़े पहना के सुलाना है, टोपी पहना के सुलाना है, मोजे दास्ताने पूरे पहना के सुलाना है, गीले कपड़े हटाना है और गर्म रखना है। बीच बीच में उठ के देखते रहना पड़ता है बच्चों को कि एकदम उसको ठंडा तो नहीं लगा रही है, या कपड़े, क्या बच्चे जो है कपड़े, ओढ़े कपड़े को हटा देते हैं, ये एक बड़ा नुकसान होने का डर रहता है। जी, इसके अलावा जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो नवजात बच्चे हैं, उनको किस तरीके से उनको क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। नवजात शिशुओं को तो पहले 6 महीने तक से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, माँ का दूध ही देना है। तो माँ का ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इसेंशियल और आवश्यक कंपोनेंट होता है ठंड से बचाव के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जी। तो ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर कराना है, हर 1.5 घंटे 2 घंटे में, या ऑन डिमांड फीडिंग बोलते हैं ना। दूसरा होता है कंगारू मदर फीडिंग, बच्चे को माँ के वक्ष में रखना है और उसको कपड़ों से ढक के रखना है। उससे क्या है कि टेम्परेचर नियमित होता है, बीच में बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर लेता है। तीसरा जो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ने से क्या है, बिल्कुल, यानी कि नवजात बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनकी सेहत पर इस तरीके से ध्यान रखा जाए कि वो ठंड से बिल्कुल बचे रहें और गर्म कपड़े जो हैं उनको पहना के रखा जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से साझा करने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।